हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप लोग। बेटा आज हम लोग बात करेंगे वर्क एंड एनर्जी की। तो ये आपका पहला लेक्चर होगा वर्क और एनर्जी का। तो देखते हैं वर्क और एनर्जी में हमें जो पहला लेक्चर है वो टोटली डेडिकेटेड टू वर्क होगा। वर्क क्या होता है, कैसे होता है, इसकी यूनिट्स क्या होती हैं, हम इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सो दिस इज आवर द फर्स्ट लेक्चर, द वर्क। ठीक है, ये हमारा पहला लेक्चर होगा जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ वर्क के बारे में स्टडी करेंगे। तो बेटा एक्चुअली नाउ हम स्टार्ट करते हैं वर्क से। व्हाट इज वर्क, वर्क होता क्या है। तो देखो, अगर इन जनरल हम लोग बात करेंगे वर्क की तो हम लोग कह सकते हैं कि हम लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा था, ठीक है, कि वर्क क्या होता है। जब हम किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं और कॉज ऑफ आवर फोर्स वो बॉडी मोशन करना स्टार्ट कर देती है, कॉज ऑफ आवर फोर्स वो बॉडी मोशन करना स्टार्ट कर देती है, तो हम कहते हैं कि वर्क हुआ। अ वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन देयर इज अ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑन द बॉडी ऑन अप्लाइंग अ फोर्स। वर्क डन तभी माना जाता है जब किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं और उस फोर्स की वजह से बॉडी में मोशन आता है, तब हम कहते हैं कि वर्क डन हुआ। तो देखिएगा क्या कह रहा है, वर्क इज सेड टू बी डन ओनली व्हेन द फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी मेक्स द बॉडी मूव। यानी कि वर्क डन तभी माना जाएगा जब किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई हो और वो बॉडी मोशन करे। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी होती है। वर्क कैसी क्वांटिटी होती है बेटा, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। याद रखिएगा, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, फिर से देखिएगा, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, यानी कि वो क्वांटिटीज जिनमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होते हैं। ओनली मैग्नीट्यूड वाली क्वांटिटी को हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है, ये सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड वाली क्वांटिटी होती है, दैट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। ओके, नाउ अब इसके आगे देखते हैं क्या कह रहा है। वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है कि जो वर्क डन है, अगर अकॉर्डिंग टू थोड़ा सा समझिएगा वर्क डन को क्या डिफाइन कर रहा है। ये जो वर्क डन आता है, ये क्या कह रहा है, वर्क डन इज द प्रोडक्ट ऑफ, वर्क डन इज द प्रोडक्ट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। यानी कि जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उस डायरेक्शन में फोर्स, और इनटू यानी कि प्रोडक्ट इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। और यहां पर डिस्प्लेसमेंट को हम लेटर एस से डिनोट करते हैं। यानी कि जो हमारे लिए वर्क का फॉर्मूला आता है बेटा वो आ जाता है एफ इंटू एस, ये फॉर्मूला आता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए ये एक बॉडी है और इसको आपने किसी एक पर्टिकुलर फोर्स से ढकेला, आपके फोर्स की डायरेक्शन शो हो रही है। आफ्टर सम टाइम ये बॉडी डिस्प्लेस होके यहां तक आई, तो अगर इस बॉडी ने एक डिस्टेंस क्या कवर किया, एस कवर किया, इस बॉडी ने क्या डिस्टेंस कवर किया बेटा, एस डिस्टेंस कवर किया, तो पहले ए पोजीशन पर थी, आफ्टर सम टाइम ये बी पोजीशन पर आई, तो हमने कहा वर्क डन कितना हो गया बेटा, फोर्स। अब फोर्स का वो कंपोनेंट लेना है जो कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, तो ये पूरा फोर्स इसी डायरेक्शन में है, और इनटू एस। ठीक है, ये होता है हमारा वर्क डन। आगे देखिएगा क्या कह रहा है, आगे कह रहा है आगे कह रहा है इफ द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो वर्क डन इज जीरो। अगर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है तो वर्क डन जीरो है। कैसे है, थोड़ा सा समझिएगा। जैसे मान लीजिए ये एक पर्सन है, ये पर्सन क्या करता है, इस वॉल पर, ये एक वॉल है, ये एक रिजिड वॉल है, इस वॉल पर ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, यानी कि दीवार पर फोर्स लगा रहा है, लेकिन रिलेटिवली दीवार पर फोर्स लगाने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। देयर इज नो मोशन ऑन द वॉल, कोई भी मोशन वॉल का नहीं हो रहा है, नो मोशन ऑफ वॉल। तो वॉल का कोई भी मोशन नहीं होने की वजह से इसका टोटल फोर्स क्या हो रहा है, इसमें डिस्प्लेसमेंट जनरेट नहीं कर पा रहा है। सो दैट्स व्हाई डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बेटा, जीरो। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो इसका टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, जीरो माना जाएगा, बिकॉज दिस इज द कंडीशन फॉर द वर्क डन। वर्क डन की कंडीशन भी होती है कि इसमें डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। ओके बेटा, आगे देखते हैं। तो यहां पर हमको मिलता है बेटा वर्क डन का फॉर्मूला।
वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट विच इज इक्वल टू एफ इंटू एस। अभी जो वर्क डन को हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं। इसकी यूनिट्स क्या होती है? द एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज कॉल्ड जूल। द एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज कॉल्ड जूल। द 1 जूल, अब आपसे कहता है कभी कभी डिफाइन 1 जूल, क्वेश्चन पूछ लेता है डिफाइन 1 जूल। 1 जूल क्या है? 1 जूल का वर्क डन क्या होता है डिफाइन करो। डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क। तो 1 जूल ऑफ वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन act on a body act on a by and so act on a body and shows a displacement of 1 meter। बेटा याद रखिएगा यहां पर ये जो बाई है ये एक्चुअल में बॉडी है। तो यहां पर दिमाग में रखिए क्या कह रहा है, व्हेन 1 न्यूटन ऑफ फोर्स, जब 1 न्यूटन का फोर्स किसी बॉडी पर अप्लाई हो और उसमें डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर का हो तो टोटल वर्क डन कितना हो जाता है बेटा? 1 जूल का वर्क डन होता है। यानी कि a 1 joule of work is said to be done when a force of 1 newton act on a body and shows a displacement of 1 meter। ठीक है, तो ये वर्क डन 1 जूल का होता है। ओके, आगे देखते हैं बेटा। इनकी सीजीएस यूनिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। वर्क डन की जो सीजीएस यूनिट होती है वो होती है अर्ग। बेसिकली जूल एसआई है और अर्ग क्या है बेटा? सीजीएस यूनिट में होता है। अब आपसे कहता है डिफाइन 1 अर्ग। एन अर्ग, बेसिकली इसको 1 की जगह हम लोग क्या लिख लेते हैं? एन लिख लेते हैं, तो एन का मतलब यहाँ 1 हो जाता है। तो 1 अर्ग क्या है? तो 1 अर्ग इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय ए फोर्स ऑफ 1 डाइन। अब यहाँ पर फोर्स की यूनिट न्यूटन, न्यूटन की सीजीएस यूनिट क्या होती है? डाइन। बाय ए फोर्स ऑफ 1 डाइन एक्सर्टेड फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर। यहाँ पर सब कुछ सीजीएस लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो आपको ये 1 जूल ऑफ वर्क डन एंड 1 अर्ग ऑफ वर्क डन, ये सारी डेफिनेशंस हमेशा याद रहनी चाहिए, बहुत इजी होता है। अब जूल का न्यूटन के साथ या अर्ग के साथ रिलेशन देखिए। जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन में 10 टू द पावर 5 डाइन होता है और मीटर में 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर होता है। यानी कि 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग। ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए। साथ ही साथ हम बात करते हैं वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी की। कह रहा है व्हेनेवर work is done against gravity the amount of work done is equal to the product of weight of the body and the vertical distance through which the body is lifted। यानी कि जब भी ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क होता है या ग्रेविटी नीचे जा रही है और अगर आप ऊपर जा रहे हैं तो ऊपर जाने में जो वर्क डन आप करते हैं तो आप कितना करते हैं? mgh, यानी कि आपका मास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड h, यानी कि कुल मिला जुला के आपका वेट इंटू h। कैसे करते हैं समझिएगा। तो यहां पर वर्क डन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है बेटा? F इंटू एस। अगर यहां पे डिस्प्लेसमेंट आप ऊपर जा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट h ले लेंगे। अब यहां पर फोर्स यानी कि आपकी बॉडी का वेट, आपकी बॉडी का वेट ही क्या है? आपके थ्रू अप्लाइड फोर्स है। और वेट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? आपके m इंटू जी, यानी कि m इंटू जी इज द वेट और इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी कि हाइट, ये आ जाता है वर्क डन इज इक्वल टू mgh। ओके, इस तरीके से आप कैलकुलेट करते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है वर्क डन बाय ए फोर्स एक्टिंग ऑब्लिकली। ऑब्लिकली का मतलब जब किसी बॉडी पर किसी पर्टिकुलर एंगल पे वर्क डन लगता है या वर्क फोर्स अप्लाई होता है तो उसका वर्क डन कैसे निकालते हैं देखिएगा। तो हम लोग को यहाँ एक फिगर बनाना है, एक फिगर के थ्रू हम लोग समझ लेंगे, समझिएगा। इस बॉडी पर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, ठीक है। इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है तो ये बॉडी किधर मूव करेगी? देन इट इज ऑब्वियस है कि ये बॉडी आगे की डायरेक्शन में मोशन कर रही है। एक फोर्स ये आएगा, ये फोर्स का एक कंपोनेंट होगा और एक फोर्स का कंपोनेंट ये बनेगा, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल से थीटा का एंगल बनाते हुए जा रही थी, तो इस कंपोनेंट का क्या नाम होगा? इसके बाद कुछ देर के बाद बॉडी यहां पहुंचती भी है। अब इस कंपोनेंट का क्या नाम होगा? इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल करके समझते हैं। देखिएगा, जनरली आप सबसे पहले इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन करेंगे,
क्या करेंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कर लेते हैं। ये एक ट्राइंगल बेस बन गया। अब इस ट्राइंगल में ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में देखिएगा थीटा का एंगल दिया है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है बेटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब अगर मान लीजिए एक फोर्स यहां लग रहा है, तो ये फोर्स के दो कंपोनेंट बन रहे हैं, पहला कंपोनेंट ये जा रहा है और दूसरा कंपोनेंट ये जा रहा है, ये दो कंपोनेंट में डिवाइड हो रहा है। तो मान लीजिए अगर यहाँ F है तो इस कंपोनेंट को क्या मान लेते हैं, F1 मान लेते हैं। ये कंपोनेंट क्या है फोर्स का, F1 है। ठीक है बेटा, मैं इसको हल्का सा इरेज कर दे रहा हूं ताकि आपको सही से समझ में आ जाए। ये फोर्स का कंपोनेंट क्या है बेटा, F1 है। ठीक है, ये F1 फोर्स का कंपोनेंट बन गया। आगे देखते हैं, अगर ये F1 कंपोनेंट बन गया तो देखिएगा, तो इसको हम डायरेक्टली बेस को एक F1 बाई F करके लिख सकते हैं हाइपोटेनस। तो F को उधर करेंगे, अगर हम F1 कंपोनेंट की वैल्यू निकालते हैं, F1 इज इक्वल टू F cos थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, F cos थीटा, ये आ गया। यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट F1 cos थीटा आता है, और इसी तरीके से जो वर्टिकल कंपोनेंट आता है बेटा, वो आता है F sin थीटा। कितना आ जाता है बेटा, F sin थीटा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आता है F cos थीटा। अब डिस्प्लेसमेंट भी कुछ चल रहा है, तो इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है इसकी वैल्यू क्या हो गई, F cos थीटा, यानी कि इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है दैट इज F cos थीटा, और ऊपर की तरफ F sin थीटा। एक्चुअल फोर्स तो ऐसे लग रहा है ऑब्लिकली किसी एंगल पर, लेकिन हॉरिजॉन्टली जो फोर्स लग रहा है उसकी कंडीशन क्या हो गई, वो क्या बन गया, F cos थीटा बन गया। सो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है देखिएगा, F इंटू एस। तो F की जगह क्या रखेंगे, हॉरिजॉन्टल फोर्स चाहिए यानी कि F cos थीटा, और इंटू एस। तो वर्क डन इज इक्वल टू F cos थीटा इंटू एस, यानी कि W इज आल्सो इक्वल टू F cos थीटा और इंटू एस। ये फॉर्मूला भी आता है, ये याद रखिएगा बेटा, आपसे मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। इस फॉर्मूले का डेरिवेशन तो थोड़ा सा हमेशा दिमाग में रखिए, घर पे जैसे ही आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे ना बेटा, तो ये सब आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हम बात करेंगे बेटा, हमारे पास कुछ स्पेशल केसेस आते हैं, जैसे ये जो वर्क डन हम निकालते हैं, यहाँ पर जो स्पेशल केसेस की बात करनी है, इसमें हम लोग बात करेंगे बेटा पॉजिटिव वर्क डन, निगेटिव वर्क डन एंड जीरो वर्क डन की। ये तीन टाइप से वर्क डन होते हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे, ये स्पेशल केसेस हैं। ठीक है, तो हमारा जो पहला केस है उसमें देख लेते हैं। पहला केस, केस नंबर 1, ये डिपेंड करता है थीटा के एंगल पर। तो हमारा पहला केस कहता है, इफ द डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स देन थीटा इज टेकन एज 0 डिग्री एंड द कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो देखिए क्या होता है, यहाँ एक फिगर में रैंडम बना के दिखाता हूं, देखिएगा ये एक ऑब्जेक्ट है, यहां पर एक फोर्स लग रहा है, और फोर्स की डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से कितने डिग्री पर है, 0 डिग्री पर है, क्योंकि दोनों एक लीनियर है, तो 0 डिग्री पर है। तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, देन कॉस थीटा यानी कि कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1। तो यहां पर ये डिस्टेंस कवर कर रहा है s। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या आता है बेटा, F cos थीटा इंटू एस। सो द वर्क डन इज इक्वल टू F इंटू कॉस थीटा का मतलब cos 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1, F इंटू 1 इंटू एस। सो द वर्क डन इज जनरली इक्वल टू द F इंटू एस। तो यानी कि एक सिंपल सा फॉर्मूला आ गया F इंटू एस। अब ये जो वर्क डन होता है बेटा, ये इस वर्क डन को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव वर्क डन। क्या बोल देते हैं बेटा, पॉजिटिव वर्क डन। इसका एक एग्जांपल देख सकते हो कि ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट अगर नीचे गिराया जाए, अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से फ्रीली ऐसे छोड़ दिया जाए, फ्री फॉल हो जा रहा है, तो ये एक पॉजिटिव वर्क है। क्यों, क्योंकि उसका फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, इसका मोशन भी नीचे की तरफ हो रहा है, दैट्स व्हाई ये पॉजिटिव वर्क डन है। ठीक है, आप किसी ऑब्जेक्ट को आगे की तरफ ढकेल रहे हैं और वो ऑब्जेक्ट भी आगे की तरफ जा रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स शोज
पॉजिटिव वर्क डन, यानी कि कोई बॉडी आपके फोर्स की डायरेक्शन में मूव कर रही है तो वो एक पॉजिटिव वर्क डन को शो कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा सेकेंड केस की। सेकेंड केस में क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। इफ द डिस्प्लेसमेंट इज नॉर्मल, इफ द डिस्प्लेसमेंट इज नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। अगर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन फोर्स के अप्लाइड डायरेक्शन से परपेंडिकुलर हो, 90 डिग्री पर हो, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे पर नॉर्मली हो, 90 डिग्री पर हो, तो क्या होगा, तो थीटा इज इक्वल टू 90, देन कॉस 90 इज इक्वल टू 0। तो कॉस 90 की वैल्यू लेते हैं 0। अब कॉस 90 की वैल्यू 0 लेंगे तो क्या होगा, कैसे होगा, इसको हम लोग समझते हैं। एग्जांपल एक दिया है, कह रहा है द डिस्प्लेसमेंट इन इज नॉर्मल डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड थीटा इज दिस इज। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं, देखिएगा देखिएगा, ये एक फिगर है, ये एक इमेज है, ये पूरी इमेज को ध्यान से देखिएगा। अब इस इमेज में क्या हो रहा है, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। इस पूरी की पूरी इमेज में क्या हो रहा है, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। ये इसके सर पर ये कुली है, कुली के सर पर कुछ वेट रखा हुआ है। इन सबका वेट किस तरफ काम करेगा बेटा, नीचे की तरफ। इन सबका वेट किधर काम करेगा बेटा, नीचे की तरफ। वेट किधर काम कर रहा है, नीचे की तरफ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट काम कर रहा है। लेकिन ये पुली आगे की तरफ चलेगा, तो मान लो आगे की तरफ चलता है तो वो इस तरफ चल रहा है। ये पुली का क्या है बेटा, डिस्प्लेसमेंट। ये पुली का डिस्प्लेसमेंट है और ये वेट, यानी कि ये इसका थ्रू अप्लाइड फोर्स है। तो यहां पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो अब हम समझते हैं वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो गया, एफ कॉस थीटा इंटू एस, एफ इंटू कॉस 90 डिग्री इंटू एस, एफ इंटू 0 इंटू एस, और किसी भी नंबर में बेटा 0 का मल्टीप्लाई करोगे देन इट्स आंसर इज 0, यानी कि वर्क डन कितना आ गया बेटा, 0। इसका मतलब अगर फोर्स और मोशन, फोर्स और मूवमेंट या मोशन या डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, नॉर्मल है, देन योर वर्क डन इज बिकम 0। लेकिन क्या अगर पुली कोई भी सामान उठाता है तो क्या वर्क डन नहीं करता, तो अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स उसका वर्क डन नहीं होता माना जाता, लेकिन फिर भी उसे थकान होती है कि नहीं होती, हाँ, क्योंकि वो उसका एक मस्कुलर वर्क डन माना जाता है। ठीक है, समझ में आई बात। ओके, नेक्स्ट केस 3। यहां पर हम डिस्कस करेंगे अबाउट द केस 3। इफ द डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द फोर्स, थीटा 180 हो जाएगा, देन कॉस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री विच इज वैल्यू इज -1। सो अब देखिएगा एक चीज और, यहां पर ये जो वर्क डन हम लोगों ने पढ़ा, इस वर्क डन को हम लोग 0 वर्क डन भी बोलते हैं। 0 वर्क डन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका आंसर 0 आता है। ओके, आगे देखते हैं। तो हम लोग तीसरे केस की बात करेंगे जिसमें मोशन ऑब्जेक्ट का फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, यानी कि फोर्स किसी और डायरेक्शन में लग रहा है लेकिन मोशन उसका किसी और डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, तो जैसे कि एक फ्रिक्शन का एग्जांपल दिया, किसका एग्जांपल दे दिया बेटा, फ्रिक्शन का। अब फ्रिक्शन की कंडीशन को समझना, जैसे मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक सरफेस पे रखा है, अगर तुम इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हो तो ये आगे की तरफ मोशन तो करेगा, लेकिन ये दोनों सरफेस कांटेक्ट में है, कांटेक्ट में आने की वजह से इन दोनों सरफेस पे क्या होगा बेटा, मोशन का फ्रिक्शन भी लगेगा। तो इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, फ्रिक्शन। ये इन सरफेस के बीच में क्या लगाएगा, फ्रिक्शन लगाएगा, यानी कि अब फ्रिक्शन फोर्स के अकॉर्डिंग ये वर्क डन क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है और बॉडी आगे की तरफ मोशन कर रही है। तो ये क्या करे जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन हो गई। तो ठीक है, हम लोग यहां कैलकुलेशन करते हैं। तो W इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा इंटू एस, एफ इंटू कॉस थीटा का मतलब कॉस 180 डिग्री इंटू एस, एफ इंटू -1 इंटू एस। अब -1 लिखा है तो क्या सॉल्व करेंगे, F इंटू एस, और ये -1 से माइनस, यानी कि वर्क डन इज इक्वल टू -F इंटू एस।
तो इसका मतलब ये जो वर्क डन आ रहा है बेटा, दिस वर्क डन इज टेकन एज निगेटिव वर्क डन। ये वर्क डन निगेटिव क्यों लेते हैं? इस वर्क डन को निगेटिव इसलिए मान लिया गया क्योंकि इसमें फोर्स और बॉडी के मोशन की डायरेक्शन क्या हो रही थी बेटा? अपोजिट हो रही थी। फोर्स और बॉडी के मोशन की डायरेक्शन यहाँ क्या हो रही थी बेटा? अपोजिट हो रही थी। दैट्स वाई इस वर्क डन को हम लोगों ने क्या मान लिया? निगेटिव वर्क डन। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो वर्क डन होते हैं वो एक होता है पॉजिटिव वर्क डन का फॉर्मूला क्या आ जाता है? W इज इक्वल टू एफ इंटू एस। कभी कभी कहता है कंडीशन लगा के इसको डिराइव करो। दूसरा क्या होता है बेटा? जीरो वर्क डन में क्या होता है? W की वैल्यू 0 आती है। और हाउ? बिकॉज फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, मान लो ये फोर्स की डायरेक्शन है तो ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं और इस वजह से ये 0 आता है। ठीक है। नेक्स्ट, निगेटिव वर्क डन क्या हो जाता है बेटा? S इज इक्वल टू माइनस एफ एस। और ये माइनस एफ एस क्या दिखाना चाहता है? ये जो माइनस है ना बेटा, सीधे सीधे समझो, ये जो माइनस का साइन है ये केवल अपोजिट डायरेक्शन को शो कर रहा है, यानी कि यहां पर फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि मोशन इज इन द opposite direction of फोर्स, ये फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है, दैट इज कॉल्ड निगेटिव वर्क डन। ठीक है बेटा। तो फिलहाल वर्क में केवल इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है वर्क में। अब इसके बाद जो लेक्चर्स आएंगे यानी कि लेक्चर 2, वो एनर्जी के टॉपिक पे आएंगे। ठीक है। तो आपका ये केवल एक ही लेक्चर होता है वर्क पे। आप इस लेक्चर को अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, इसके फॉर्मूलाज को अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, क्योंकि बेटा जब तक आप इसके फॉर्मूलाज को और इस चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर नहीं करेंगे तब तक आपके लिए आगे डिफिकल्टी आएगी। दैट्स वाई अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपके लिए ये एग्जाम्स भी काफी इजी हो जाएंगे और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है। तो वर्क का केवल यही एक लेक्चर होगा जिसमें आपको अपनी बुक उठानी है, जो भी बुक आपकी प्रेफर्ड हो। स्कूल वाले जो भी एक बुक प्रेफर करते हैं आपको, आप अपनी बुक उठाइए, हर एक लाइन को क्लियरली पढ़िए। आप देखिए क्या हर एक लाइन को आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बेटा अब आप 9th में हैं तो आपको बुक रीडिंग की आदत बहुत जरूरी है डालना, क्योंकि अगर आप सेल्फ से चीजें को समझना चाहते हैं तो बुक रीडिंग की आदत डालिए। बुक पढ़िए, उनके टर्म्स समझिए। आप लेक्चर ले रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। अब केवल आपको विद इन 24 आवर घर पे जाके उसको रिवाइज करना है, उससे रिलेटेड एक्सरसाइज करनी है। इससे क्या होगा कि इससे आपका एक क्विक रिवीजन हो जाएगा, मेमोरी में ज्यादा टाइम तक ज्यादा चीजें बनी रहेंगी। ठीक है। और बाकी फिर भी अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी अदर प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। आप अपने रिक्वायर्ड वीडियो को पूछ सकते हैं तो मैं उनको अपलोड कर दूंगा बना के। इज दैट क्लियर बेटा? ओके, ठीक है बेटा। तो आप अब अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करिए। ओके, फिर मिलते हैं बेटा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।